गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम क्वांटिटेटिव ईजिंग होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कि क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है। सो माय फ्रेंड्स, आपको ये नाम से ही अंदाज़ा लग रहा होगा क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो अगर आप इसको समझो तो हम क्या कर रहे हैं, ईजिंग आउट ऑफ द क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी को हम ईज कर रहे हैं? मनी की क्वांटिटी को ईज कर रहे हैं। ठीक है, एक बार हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग इज़ एन अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति। सो ये एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है used by central banks to stimulate the economy when standard monetary policy has become ineffective। इसका मतलब ये हुआ माय फ्रेंड्स कि जब हमारी जो मौद्रिक नीति सेंट्रल बैंक यूज़ करती है, जिसमें आते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और LAF दैट इज़ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सब काम करना छोड़ दें या इससे कोई इनको यूज़ करने से इकनॉमी को कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, तो फिर हार कर हमारा सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो क्वांटिटेटिव ईजिंग को यूज़ करता है। अब ये अनकन्वेंशनल क्यों बोली गई है जी? हमारी कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी जो मतलब हम हमेशा यूज़ करते हैं, तो वो तो ये वाली है जिसमें हम रेपो और रिवर्स रेपो को यूज़ करते हुए इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करते हैं। ये समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स है, इसलिए इसको अनकन्वेंशनल कहा जाता है। इससे क्या होता है, ये इकोनॉमी को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब इकोनॉमी में कंजम्पशन या डिमांड को बढ़ाते हैं जिससे इकोनॉमी आगे बढ़े। अ सेंट्रल बैंक इम्प्लीमेंट्स, अच्छा ये हमारा सेंट्रल बैंक इंडिया के केस में एज सबको पता है वो है RBI, US के केस में है फेडरल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, आइए। अ सेंट्रल बैंक इम्प्लीमेंट्स क्वांटिटेटिव ईजिंग बाय बाइंग स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असेट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अब क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने डिपिक्ट भी कर रखा है कि ये सेंट्रल बैंक है और ये क्या कर रहा है, पैसे डाल रहा है इकनॉमी में। ये पंप बना हुआ है, तो ऐसे ही मान लीजिए कि कुछ ऐसा होता है कि एक पंप है जिसको वो खोल देते हैं, उससे पैसा इकनॉमी में आ जाता है। आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल बैंक, जो इंडिया के केस में RBI है ये, और ये आप मान लीजिए कोई भी कमर्शियल बैंक हो गया जैसे HDFC। तो अब अगर सेंट्रल बैंक जो RBI है उसको अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग करनी है तो ये जाएगा HDFC के पास और वहाँ से फाइनेंशियल असेट्स खरीद लेगा। अब जब हमें कुछ भी खरीदना हो तो उसके बदले में हमें क्या देना पड़ता है, हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो सेंट्रल बैंक पैसे लेके जाएगा, मनी लेके जाएगा HDFC के पास और वहाँ से फाइनेंशियल असेट्स खरीद लाएगा। तो अब HDFC बैंक के पास क्या आ गए, बहुत सारे पैसे आ गए। ठीक है, तो अब जो ये पैसे आए हैं HDFC के पास, ये क्या करेगा, ये रख के तो बैठ नहीं जाएगा, इससे अब ये लोन क्रिएट करेगा सो दैट HDFC उस पर इंटरेस्ट कमा सके। तो अब ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर देगा सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित हो कि अब इंटरेस्ट रेट कम हो गया है और हम उनको लोन लेना चाहिए। तो इसके लिए HDFC अपने इंटरेस्ट रेट को घटा देगा। अब ज़्यादा लोग लेने आएंगे लोन, और वो लोन जो अब लेंगे, जो लोगों ने लोन लिया है उससे वो क्या करेंगे, क्या तो हो सकता है वो अपने कोई कंजम्पशन, पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करे, जैसे कि कार ले ले, कोई टीवी, फ्रिज, कुछ भी इत्यादि ले ले। अब उससे इन्वेस्टमेंट करें, मान लीजिए शेयर मार्केट में, या फिर कोई लैंड खरीद लें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है वो कोई नया बिज़नेस खोल लें। अगर अब वो बिज़नेस खोलते हैं तो अब आप ये देखिए कि उसके लिए वो कुछ मशीनरी खरीदेंगे, मार्केट से जाके लेबर हायर करेंगे, रॉ मटेरियल्स लाएंगे। तो इसके बाद ये सारी बाइंग प्रैक्टिस हो रही है, जो लोग सामान, ये बिज़नेस खोलने के लिए सामान खरीदा जा रहा है, इसके बदले में क्या दे रहे हैं ये लोग, ये पैसे दे के तो लेंगे। तो अब इकोनॉमी में क्या जा रहा है, इस रूट से बहुत सारे पैसे जा रहे हैं, है ना, बहुत सारा पैसा चला गया मार्केट में, और उससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी फिर से रिवाइव हो रही है, इकोनॉमी में डिमांड फिर से उठ रही है। क्योंकि जगह जगह आप देखो ना, डिमांड कैसे कैसे, यहाँ कार ले लिया, टीवी, फ्रिज, इन्वेस्टमेंट कर लिया तो मतलब लैंड ले लिया, और यहाँ बिज़नेस खोला तो इतनी सारी चीज़ें ली, मशीन, लैंड, रॉ मटेरियल्स, इन सब से इकोनॉमी में फिर से एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है डिमांड की,
इंटरेस्ट रेट लोअर होने से। आइए अब समझते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है। जो प्राइमरी इफ़ेक्ट है क्वांटिटेटिव ईजिंग का वो तो सबको पता ही है कि इससे जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाती है या ईज़ हो जाती है इन द कंट्री, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने बहुत सारे पैसे दे दिए थे ना कमर्शियल बैंक को पिछले एग्जाम्पल में, जैसे हमने देखा HDFC बैंक के पास, और उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे, तो अब वो क्या कर रहा है, बहुत सारे लोगों को लोन दे रहा है इंटरेस्ट रेट लोअर करके। सो द प्राइमरी इफेक्ट क्या था, इट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई इन द कंट्री, द मनी बिकम्स मोर ईजिली अवेलेबल। अब बहुत आसानी से पैसा मिल जाएगा हर बैंक की, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ज़्यादा कस्टमर उसके पास आए, इंटरेस्ट रेट कम करेगा, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स पे लोन देगा, सो द मनी गेट्स ईजिली अवेलेबल एंड इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स गेट रिड्यूस्ड. Once the loan become cheaper, more and more people reaches out to take the loans and thus the money supply is increased in the country. एक बार लोन सस्ते हो गए, ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे लोन लेने के लिए. अगर पहले कहाँ वो 1 लाख का लोन लेना चाहते थे, अब वो देख रहे जी ब्याज दरें घट गई हैं इकनॉमी में, तो हो सकता है अब 2 लाख का लोन ले लें, है ना, क्योंकि अब तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो कम पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे या ज़्यादा अमाउंट का लोन लेंगे. इससे क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, उससे डिमांड बढ़ जाएगी इकनॉमी में और इकनॉमी फिर से उठ जाएगी. आइए एक बार डायग्राम को समझ लेते हैं. जो अभी तक हमने सारा समझा वो इस डायग्राम में समझाया हुआ है, ताकि आपको आसानी से ये पिक्चर याद रहे और आपको कभी भी किसी भी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन ना हो. सो सबसे पहले देखिए, सेंट्रल बैंक गया और उसने क्या किया, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ या फाइनेंशियल असेट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक. उनके पास पैसे आ गए तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को लोअर कर दिया. उससे क्या हुआ, अब जो इंटरेस्ट रेट लोअर हुआ था तो बहुत ज़्यादा लोगों ने गए ना लोन लेने और एडिशनल बोरोइंग करी उन्होंने, और बिजनेस हाउस भी गए लोन लेने, तो उन्होंने कैपिटल बोरो करी, उससे उन्होंने स्पेंडिंग इंक्रीज़ कर दी. या मान लीजिए एक फैक्ट्री और ब्रांच खोल दी, उससे क्या हुआ, जॉब्स क्रिएट हुए ना मार्केट में. अब उन्होंने नई फैक्ट्री खोली है तो जॉब्स भी तो इंक्रीज़ होंगे, वहाँ पे नई लेबर रखेंगे तो, और जब उनको सैलरी मिलेगी वो अपने घर जाएंगे तो क्या करेंगे, उसको स्पेंड करेंगे. उससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है. तो फ्रेंड्स, आप कभी भी ये चीज़ नोट करें कि अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसे डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको एक फ्लो चार्ट बना रहेगा दिमाग में कि अच्छा, सबसे पहले सेंट्रल बैंक, उसके पास वो सेंट्रल बैंक गए कमर्शियल बैंक के पास, उन्होंने उनसे असेट्स खरीदे, बदले में दिया उनको पैसे, पैसों से क्या हुआ, उन्होंने लोन क्रिएट किया, लोन क्रिएट हुआ तो लोगों ने लोन लिया तो उसको अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया, और जैसे यूज़ किया तो इकनॉमी में डिमांड बढ़ गई. तो कोई भी चीज़ को कोशिश करिएगा कि आगे हम फ्लो चार्ट से पढ़ने की कोशिश करिएगा, या अपने नोट्स में फ्लो चार्ट बनाइएगा, जिससे आपको हमेशा चीज़ें याद रहे और लॉजिकल वे में याद रहे. सो माय फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्वांटिटेटिव ईजिंग होती क्या है. ऑल्सो एक मैं पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको याद हो 2008-9 में बहुत बड़े क्राइसिस हुए थे इकनॉमी में, जिसको सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस भी बोलते हैं, और इसकी शुरुआत हुई थी USA, जो कि है हमारा अमेरिका. वहाँ पे जब इकनॉमी बहुत ज़्यादा ठप हो गई थी और डिमांड नहीं थी इकनॉमी में, तो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको कहते हैं फेडरल रिजर्व सिस्टम, उसने क्वांटिटेटिव ईजिंग की सहायता से ही US इकनॉमी को रिवाइव किया था. तो उस टाइम काफ़ी पैसा जो सेंट्रल बैंक है वहाँ के, उन्होंने मार्केट में फ्लोट किया था, सो दैट हमारी जो ये US इकनॉमी है ये फिर से ट्रैक पे आ सके और डिमांड बढ़ सके. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.